पर पिता रामविलास पासवान की सियासी विरासत को संभालने का जिम्मा है। बतौर पार्टी अध्यक्ष इस बार महज समर चिराग के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं। तमाम मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले चिराग एनडीए में भरपूर भरोसा रखते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था समेत बिहार के कई मुद्दों पर शासन के खिलाफ चिराग की लौ कई बार धधकती दिखी है। की हकीकत यह है कि आप बिहार के किसी भी थाने में चले जाइए, न के बराबर किसी दूर दराज के थाने में आपको महिला पुलिसकर्मी मिलेगी। एनडीए को हां और नीतीश को ना के पीछे क्या है चिराग की राजनीति का मतलब, आज खुद देंगे जवाब एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान। तो हाँ और ना का मतलब क्या है चिराग पासवान समझाएंगे। और ई एजेंडा के इस भाग में हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज 18 बिहार के संपादक प्रभाकर कुमार, जो चिराग पासवान से कई अहम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। धन्यवाद विवेक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास मंच पे, आपके पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस बड़े मंच पे, जिसे हम ई एजेंडा बिहार बुला रहे हैं। एक ऐसा मंच जो बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक रहा है। कोविड-19 और लॉकडाउन के लंबे दौर के बाद अब जबकि बिहार चुनाव के दहलीज पे खड़ा है, इस प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम आपको आज की राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराएं, आपके नुमाइंदों को आपके सामने लाकर कटघरे में खड़ा करें और उनसे वो सारे सवाल पूछें जिसका सीधा सरोकार आपसे है, यानी कि बिहार की जनता से है। इसी क्रम में हमने ये मंच सजाया है और बिहार की राजनीति से जुड़े हर बड़े चेहरे को आपके सामने लाकर बैठा दिया है। जैसे जैसे हफ्ते बीतेंगे बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी और हमारा आपसे यह वादा है कि ऐसी कोई भी राजनीतिक हलचल नहीं होगी जो हमारी नजरों से बच सके। पत्रकारों की सबसे बड़ी, सबसे तजुर्बेकार और सबसे उम्दा फौज है हमारे पास। आने वाले हफ्तों में बिहार की राजनीतिक हलचलों का आईना होगा न्यूज 18 बिहार। और इसी क्रम में आज आपने बिहार की राजनीति से जुड़े कई दिग्गजों की बातें सुनी, हमारे बेबाक सवाल सुने। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर कुमार और अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत बॉलीवुड यानी कि फिल्म जगत से की और धीरे धीरे अपने कदम राजनीति की ओर बढ़ा दिए, शायद इसलिए कि राजनीति उनके खून में दौड़ता था। रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते उन पर लगातार ये आरोप भी लगता रहा कि वो बिहार में वंशवाद के प्रतीक हैं। आज कुछ सालों की राजनीतिक पारी खेलने के बाद अब उनकी पहचान धीरे धीरे एक सफल राजनेता के तौर पे होती जा रही है। चिराग हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका चिराग इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद ई एजेंडा बिहार में हमसे सीधे बात करने के लिए। चिराग, पहला सवाल आपसे, आप लगातार जिस तरह के आपके बयान आते रहे हैं चिराग, आपको लगता है कि बिहार में विकास की कमी है? चिराग को लगता है कि बिहार में जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ? देखिए, हकीकत है कि चीजें और बहुत बेहतर हो सकती हैं और चीजों को और बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है। मैंने कभी नहीं नकारा कि बिहार में विकास नहीं हुआ। पिछले 15 साल में निरंतर इस बात को मैं कहता रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी विकल्प बनकर आए थे जंगल राज का, और उन्होंने शुरू के कुछ सालों में ईमानदारी से वो बदलाव प्रदेश को दिए भी। पर आज की तारीख में, और ये सवाल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर जब मैं निकला तो मुझे जनता के माध्यम से ही तमाम हर वो समस्या जो मेरे संज्ञान में आई, मैं क्योंकि सरकार में गठबंधन में हूं, सहयोगी होने के नाते मैंने तमाम उन सुझावों को सरकार के समक्ष रखा। हकीकत है कि बिहार में आज भी बहुत से कार्य करने बाकी हैं और उन कार्यों की सूची मैं जनता के बीच जाकर उन्हीं से ही मैंने इकट्ठी की है। भले वो अपराध से जुड़े हों, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हों, भले वो रोजगार से जुड़े हों, बिल्कुल चिराग, सवाल हमारा तो इन तमाम सवाल से चिराग मैं रख रहा हूं। चिराग, सवाल हमारा उसी से जुड़ा हुआ था। सवाल हमारा यह है कि आप एनडीए के पार्ट हैं, खुद महत्वपूर्ण घटक दल हैं आप एनडीए के। आप जब ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में करते हैं, आप सीधे बात कर सकते थे नीतीश कुमार से एनडीए के सहयोगी होने के कारण, लेकिन आप पब्लिक डोमेन में उसकी बातें करते हैं, आप ट्वीट करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो क्या आप नीतीश कुमार को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं डेलिबरेटली? क्या ये क्यों नहीं माना जाइए?
मैं बिल्कुल भी प्रभाकर जी, मैं बिल्कुल भी उनको डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। मुझसे बहुत बड़े हैं, उनका अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरा विश्वास है उनसे। पर हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गठबंधन के भीतर, मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं है। हम लोग सरकार का समर्थन जरूर कर रहे हैं। हाँ, अगर हमारा कोई विधायक अगर डिसीजन मेकिंग कमेटी का हिस्सा होता, कैबिनेट का अगर वो हिस्सा होता, तो जरूर हम लोग उस माध्यम से भी। और अभी भी हकीकत है, कितनी ऐसी बातें हैं जिसको पब्लिक डोमेन में लाने से पहले मैं निरंतर व्यक्तिगत मुलाकातों के दौरान या लिखित पत्रों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं देता रहा हूं। पर जब उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता या उसके ऊपर मुझे कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती, तब मजबूरी बनती है। और क्योंकि मैं जनता के बीच जब जाता हूं और जब जनता मुझसे सवाल पूछती है, वो एक असहाय भूमिका मेरी ऐसी हो जाती है, उस वक्त मेरे लिए ये बंदिश हो जाती है कि मैं इसको पब्लिक डोमेन में भी लेकर आऊं, क्योंकि मेरे लिए भी जनता के जो सवाल हैं वो मेरे लिए भी चिंता का विषय हैं। मैं भी जानना चाहता हूं कि भैया किस तरीके से हमारी सरकार की क्या योजना है पलायन को रोकने के लिए, या हमारी सरकार की क्या योजना है हमारे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, जहां पर अपार संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में। तो क्या कारण है कि अभी तक इतने सालों के बाद भी हमारा प्रदेश, आपने चिराग ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। चिराग, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली, और मैं चाहूंगा कि जेडीयू के लोग अगर इस कार्यक्रम को जो देख रहे हो वो इस बात को नोट करें। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो अपनी बातों को जब नीतीश कुमार के सामने उठाते हैं, मुख्यमंत्री के सामने उठाते हैं, तो कोई उनकी बातों को सुनता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी बात कर रही हैं आप, कह रहे हैं आप चिराग पासवान। आपके ऊपर आरोप चिराग ये लगता है कि ये सारी जो जद्दोजहद आप कर रहे हैं, मुद्दों को जो उठाते हैं, वो इसलिए उठाते हैं कि आप सीटों के लिए दबाव बना सकें। आप एनडीए के अंदर में, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी जब साथ में बैठेगी या जब सीटों का बंटवारा होगा, तो आपका वो दबाव काम करे, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी के रूप में दिखना चाहते हैं जो कि उनके जो बेसिकली आपके इन सारे जो बयान आ रहे हैं उससे आपके पक्ष में ज्यादा सीटें आपको मिल सके। इस बात में कहां तक सच्चाई है चिराग? प्रभाकर जी, सीटें लेके कोई क्या कर लेगा? अगर जनता का विश्वास ही आपके ऊपर नहीं होगा तो कोई सीटें लेकर क्या कर लेगा? और मैं आपको इस बात को मैं प्रमाण के साथ मैं कहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी हम लोग के लिए सीटें संख्या मायने ही नहीं रहा है। हम लोग का विश्वास हमेशा से गठबंधन के नेतृत्व में रहा है। मेरा विश्वास आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री पर है कि हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमारे गठबंधन को आगे लेकर जा रहे हैं, वो उन पर मेरा विश्वास है कि गठबंधन में अपने सहयोगी की चिंता करना उनकी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए सीटें संख्या मेरे लिए मायने नहीं रहा है। हाँ, मेरे लिए जरूर जनता से जुड़े हुए विषय मेरे लिए जरूर माने रहे हैं। मेरा प्रदेश बिहार, उसका विकास और विकास का वो एजेंडा मेरे लिए जरूर माने रहा है। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा मैंने पिछले साल नवंबर में मैंने उसकी शुरुआत की थी। आप मुझे बताइए, पिछले साल नवंबर में ना कोई चुनाव थे, ना कोई चुनाव की चर्चा थी, तो क्या कारण थे कि मैं साल भर पहले मैं इन तमाम मुद्दों को मैं उठाता या इन तमाम बातों को के ऊपर मैं चर्चा करता? मैं आज से कम 6 महीने पहले से मैं लोक जनशक्ति पार्टी के अपने मैनिफेस्टो पर काम कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो बिहार को नंबर 1 बनाए। बिहार फर्स्ट का अगर मैं नारा लेकर चला हूं तो मैं पूरे रोड मैप के साथ आया हूं, मैं सिर्फ समस्याओं के साथ नहीं आया हूं। और आज भी जब मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमारे प्रदेश से जुड़ी किसी भी समस्या का जिक्र करता हूं तो सिर्फ हंगामा मचाने के लिए जिक्र नहीं करता हूं, मैं हर समस्या का समाधान भी मैं उनको देता हूं। अगर हमारे प्रदेश में अगर पलायन हो रहा है, रोजगार के लिए जा रहे हैं, तो कैसे हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, मैं वो तमाम समाधान मैं उनके समक्ष रखता हूं। अपराध अगर बढ़ रहा है उसको कैसे हम लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं, वो तमाम समाधान मैं उनके समक्ष रख रहा हूं। तो इसको चुनाव से जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी उचित है। प्रभाकर जी, आप खुद जानते हैं, मैं प्रेस वार्ता में ये सवाल मुझसे ज्यादा हमारे मीडिया के साथियों से ही के द्वारा ही पूछा जाता है कि भैया यहाँ पर ये समस्या क्यों है, या यहाँ पर ये समस्या क्यों है, या 15 साल सुशासन होने के बाद भी अभी ये दिक्कतें हम लोग के समझ क्यों आ रही है। तो ये सवाल मीडिया के माध्यम से भी पूछे जाते हैं। तो इसमें इसको चुनाव से देखना या मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स ना मैंने कभी की है, ना मुझे कभी जरूरत है प्रेशर पॉलिटिक्स करने की। चलिए कोई बात नहीं, आप अगर कहते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है तो चिराग आपकी बात को मैं मानता हूं, मैं मान लेता हूं आपकी बात को। लेकिन एक सवाल का जवाब मेरा दीजिए। आपको लगता है कि 15 साल हो गए, क्या बिहार में एनडीए को अपना चेहरा बदलना चाहिए? लोग ऊब चुके हैं इस चेहरे को देख के। इस पर चिराग पासवान क्या मानते हैं? देखिए, मैं कोई भी नहीं हूं इस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करने का। और इस वक्त जब मैंने बयान दिया भी था, मेरे बयान के कई मायने निकाले गए और उसके मतलब मेरे अलावा बाकी सब ने मेरे उस बयान का विश्लेषण कर दिया। हकीकत यह है कि मेरा गठबंधन
2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। 2014 में जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री जी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। 2015 का विधानसभा का चुनाव भी हम लोगों ने बिना जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री जी के हम लोगों ने लड़ा। उसके बाद बीच में जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी। तो हम लोग का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को ही यह निर्णय लेना है। और इसीलिए मैंने पूरी तरह मैं अपना काम करने में मैं व्यस्त हूं। बिहार को कैसे विकसित बनाए, उसके लिए क्या क्या चीजें हम लोगों को करने की जरूरत है, मैं अपने संगठन को कैसे मजबूत करूं ताकि हमारे संगठन का लाभ हमारे गठबंधन को मिले, मैं एकदम प्रायोरिटी क्लियर करके मैं अपना काम करने में मैं व्यस्त हूं। अब उसके बाद गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा नहीं करेगा ये भारतीय जनता पार्टी को निर्धारित करना हमेशा की तरह। और यही बात मैंने कही, भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय ले लिया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात को पुनः उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे मुख्यमंत्री ही गठबंधन का हिस्सा होंगे। हमें कहां ऐतराज है, मैंने कब कहा, मैं ये लाइन भी पढ़ रहा था कि एनडीए को यस यस, नीतीश जी को नो नो, मैंने कब कहा नीतीश जी को नो नो, कभी भी नहीं। बट हां, जहां जहां पर भी सुधार की जरूरत है, मुझे व्यक्ति विशेष किसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, पर एक सहयोगी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सरकार को बताऊं कि यहां पर सुधार की गुंजाइश है, इन चीजों पर हम लोग को और बेहतर काम करने की जरूरत है। हमारे मुख्यमंत्री ने ही कहा था 15 साल पहले कि जितने भी देश भर में लोग हैं जो पलायन करके गए हैं उन सबको मैं वापस प्रदेश लेकर आऊंगा। तो ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आज जब इतना खूबसूरत लम्हा आया है हमारे मुख्यमंत्री जी के पास अपने उस 15 साल पुराने सपने को पूरा करने का, तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी उस सपने को पूरा करें। आज जब हमारे तमाम प्रवासी मजदूर वापस आ गए हैं तो अब वो बिहार छोड़कर नहीं जाएं, इस दिशा में हम लोग को काम करने की जरूरत है। और वो कैसे करेंगे ये सुझाव मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखता आया हूं, भविष्य में भी मैं रखता रहूंगा उनके सामने। नहीं, मैं आपको दाद देता हूं चिराग, आप बड़ी खूबसूरती के साथ वो सारे मुद्दे उठाते हैं जिसमें सरकार असहज हो जाती है, और ये करके आपने जेडीयू को नाराज कर दिया है। जेडीयू के लोग बार बार बोलते हैं कि आप हमारे सीटों की जहां तक बात आएगी तो आपको बीजेपी के कोटे से सीट मिलेगी। चिराग, क्या आपके दिमाग में कोई एक फिगर है, क्योंकि अब हम चुनाव के दहलीज पे खड़े हैं बिहार में, खासकर कोई एक फिगर है लोजपा को उनकी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? प्रभाकर जी, मुझे लगता है आज की तारीख में और बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो हम लोग की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम लोग को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई है, हम लोग का ध्यान उस दिशा में भी होना चाहिए। हम लोग एक ऐसे मौसम की कगार पर हम लोग खड़े हैं जिससे कि हर साल हमारा प्रदेश बाढ़ से प्रभावित रहा है। ये एक ऐसी आपदा है जो कि पिछले 15 साल से खुद हमारे मुख्यमंत्री जी इसको देख रहे हैं। ये एकदम बाउंड्री पे खड़ी हुई है। आने वाले समय में जब बिहार पानी में डूबेगा, और उसके बाद सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे प्रदेश की ये रही है कि एक तरफ आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। 15 साल से हम लोग इस समस्या को भी देखते आ रहे हैं। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन, मुझे लगता है ये वो विषय होने चाहिए जिस पर हम लोग को बात करने की जरूरत है। जहां तक रही बात संख्या की, वो गठबंधन के भीतर की बात है। मुझे लगता है मैं गठबंधन धर्म को मैं तोड़ूंगा अगर मैं कोई भी संख्या का जिक्र पब्लिक डोमेन में पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। मुझे लगता है गठबंधन में जब इसको लेकर बातचीत होगी तो वहां पर भी मैं अपने पक्ष को उतनी ही मजबूती से रखूंगा जितनी मजबूती से आज की तारीख में मैं सरकार के सामने वर्तमान समस्याओं को रख रहा हूं। जी चिराग, जो जेडीयू के लोग हैं वो बोलते हैं कि चिराग पासवान बयान ये इसलिए देते हैं क्योंकि एनडीए में उन्हें उतनी उनको अहमियत नहीं मिली है जितनी उनके पिता को मिलती थी, और चिराग पासवान की नजर कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे भी है, आज न सही, आज से 5 साल के बाद सही। और क्योंकि आपके पिताजी को जितनी अहमियत मिलती थी बिहार में एनडीए में नेता के तौर पे, चिराग पासवान को उतनी अहमियत नहीं मिल रही है, इसलिए आप जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, ये आरोप लगाते हैं लोग आपके ऊपर। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे खुशी है कि अगर जनता दल यूनाइटेड के नेता मेरे बारे में इतनी चिंता करते हैं, मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि जब गठबंधन के दूसरे साथी मेरे लिए चिंता कर रहे हैं कि मुझे कितनी अहमियत मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है। यकीनन मैं युवा हूं, मेरा अनुभव कम है, पिताजी से मेरी तुलना दूर दूर तक नहीं की जा सकती। उनका 51 साल का सक्रिय राजनीति का अनुभव रहा है। अगर उनकी सोच भी अगर इस तरफ आती है जहां वो मेरी तुलना उनकी कार्यशैली से करते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की और बात कोई नहीं हो सकती। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का जो मेरे बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं। एक बड़ा और संगीन आरोप आपके ऊपर लगता है कि आपने अभी हाल में जो अनाज की बात हुई थी, जिसके ऊपर में आपने बोला था कि साढ़े 14 लाख के आसपास नाम आपने मांगे थे, जबकि बिहार सरकार आपको 30 लाख लोगों को अनाज चाहिए, उनके नाम देने की बात कर रही थी। लोग कहते हैं कि राजनीति के नाम पे आपने इस पूरे मुद्दे को फंसा के रख दिया और
इस पूरे जो लोगों को अनाज मिलता है उसको में आपने रोड़ा अटका दिया पूरे मामले में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मैं जनता से जुड़े हुए विषय को उठाऊं और एक ऐसी है टेक्निकल, मैं प्रभाकर जी अगर 1 मिनट का आप समय देंगे मैं आपको विस्तार में पूरा प्रकरण में समझा भी दूंगा। निरंतर एक लंबे समय से मांग की जा रही थी, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जितने लाभार्थियों को बिहार में इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, पिछले 5 साल से एक लंबा समय बीत गया है कि अभी भी लगभग 14,40,000 के करीब लाभार्थी इस योजना से नहीं जुड़े थे। और निरंतर क्योंकि ये विभाग प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे पार्टी के नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दिया गया, इसलिए जानकारी मेरे पास ज्यादा क्लियर रूप से है। तो एक लंबे समय से 14 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम अभी तक बिहार सरकार द्वारा नहीं दिए गए थे। और कोरोना संकट काल में जब खाने और इसके राशन के वितरण को लेकर समस्या और ज्यादा बढ़ी, तो मेरे लिए चिंता का विषय बना कि भैया जो लाभार्थी जिनका हक बनता है 14.5 लाख के आसपास जो लाभार्थी हैं, पहले उनकी सूची तो राज्य सरकार दे। और ये सूची की मांग मैंने बिहार सरकार से की थी, क्योंकि ये मंत्रालय लोक जनशक्ति पार्टी को ही प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो पार्टी की तरफ से मैंने जरूर ये मांग की थी। और मुझे खुशी है कि उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों तक विवाद जरूर हुआ। जानकारी यहां तक भी आई कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद इस बात को लेकर चिंतित थे कि उन्हीं के विभाग के जो सचिव हैं वो उनको सूची नहीं दे रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को रखा था कि उनके विभाग से उनको प्रदेश में दिक्कत आ रही है। बट बहरहाल बाद में ये पूरी गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में डालने का प्रयास किया गया कि केंद्र सरकार किसी तरीके का भेदभाव कर रही है। पर बहरहाल वो बात समाप्त हुई और हमारे हमारे अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी इस बात को स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा है कि न सिर्फ जितने लाभार्थी जिनका हक बनता है, बल्कि उसके अलावा भी जितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम राशन कार्ड या किसी योजना के तहत नहीं है, उनको भी केंद्र सरकार राशन पहुंचाने का काम करेगी। चिराग, ये राजनीतिक हलकों में बिहार में एक खबर है कि जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए में वापस आ सकते हैं। अगर वो वापस आए तो आप इकलौते दलित चेहरे नहीं रहेंगे और आपके बयानों से असहज होके ही जीतन राम मांझी को बिहार में एक चिराग पासवान का ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। रादर मुझे तो खुशी है। मैं तो बार बार कहता हूं कि वंचित वर्ग से जितने ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, मुझे लगता है उतना ही बल इस वर्ग को मिलेगा। अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। और मांझी जी के बारे में मैंने निरंतर कहा है कि वो मेरे लिए परिवार के सदस्य के समान हैं। उनसे किसी भी बात की चिंता मुझे हो या उनके आगे बढ़ने से या उनके नाम को के प्रमोट होने से मुझे किसी बात की चिंता हो, ये संभव ही नहीं है। उनका भी एक अपना अनुभव है, पूर्व मुख्यमंत्री। बट वो बड़े दलित चेहरे हैं चिराग, वो बड़े दलित चेहरे हैं, लोग हो जो सामने, वो बड़े दलित चेहरे हैं चिराग, इससे आपको चिंता होनी चाहिए। चेहरे सामने आए नहीं, क्यों चिंता किस बात की हो? जब तक ईमानदारी से हम लोग जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के हितों की बात करें, जब तक ईमानदारी से हम लोग बिहार की बात करें, बिहार के गरीबों की बात करें, जितने लोग सामने आए उतना अच्छा है। आप लगातार ये बयान देते रहे हैं कि आप 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब एक बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप ये बयान देते हैं, इसको कैसे देखा जाए? इसको एकदम एक ईमानदार सहयोगी के तौर पर देखा जाए। 243 सीटों पर अगर मेरी तैयारी नहीं होगी तो आप मुझे बताइए कि गठबंधन में मेरे होने का मतलब क्या है? अगर गठबंधन में मैं सिर्फ अपने गठबंधन के साथियों का ही लाभ लूं और बदले में मेरा उनको कोई लाभ ना मिले तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरा उस गठबंधन में होने का। आज जहां मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि जितनी भी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़े तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का मुझे सहयोग मिले, जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों का मुझे सहयोग मिले, तो उसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी भी ये अपेक्षा रखती होगी कि लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थकों का सहयोग या उनके संगठन का सहयोग उनको तमाम उन सीटों पर लड़े जहां पे भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पर अगर उन विधानसभाओं में या उन जिलों में मेरा संगठन ही नहीं होगा, मेरी पार्टी मजबूत ही नहीं होगी, मेरे समर्थक ही नहीं होंगे, तो मैं उनको कैसे लाभ दे पाऊंगा? तो इसीलिए 243 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारी करना बहुत स्वाभाविक है ताकि हमारे गठबंधन को मेरे संगठन का लाभ मिले। एक संगीन आरोप चिराग आप पर और लगता है, वो ये है कि आप अपनी मर्जी से पार्टी चला रहे हैं और आप अपने चाचा तक की नहीं सुनते हैं और इसी कारण से बहुत सारे जो नेता हैं आपके पार्टी के वो नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं।
कहां तक सच्चाई है इस आरोप में? देखिए, पार्टी में कौन सी पार्टी छोड़ रहा है, ये पिछले 2-1 दिन से हम सब देख रहे हैं, और किनको चिंता करने की जरूरत है ये भी हम सब जानते हैं। जहां तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी की, लोक जनशक्ति पार्टी में जो सबसे बड़ी बॉडी है वो है हमारा संसदीय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही हर डिसीजन लेता है, तो इसमें चिराग पासवान की भूमिका महज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो डिसीजन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है उसको अपनी सहमति देने की रहती है। बाकी जितने भी निर्णय होते हैं, और मैंने इस बात को माना है, मैं युवा हूं, और युवा जोश तभी कामयाब होता है जब उसमें अनुभव जुड़ता है, और ये अनुभव मेरी पार्टी के तमाम उन वरिष्ठ नेताओं के पास ही है। 2014 में भी जब बार-बार ये श्रेय मुझे दिया जा रहा था। एक चिराग, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं चाहूंगा कि दो चार ऐसे और मुद्दे हैं जिस पर बात कर लूं। चर्चा है बिहार में राजनीतिक हलकों में कि आप प्रशांत किशोर के टच में हैं, और जब से आप उनके टच में आए हैं तभी से आपने नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कांग्रेस के करीब लाएं। ये केवल महज एक अफवाह है कि इसमें कहीं कोई सच्चाई है, कोई दम है? प्रशांत जी से मेरा परिचय तब हुआ जब वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। मेरे सहयोगी दल के माध्यम से ही मेरी प्रशांत जी के साथ मेरी मुलाकात हुई, और मेरी उनसे जान पहचान आज की नहीं है, अब ये सालों पुरानी हो गई है। और कहीं ना कहीं वो भी बिहार के विकास की वो बात करते रहे, और मैं भी बिहार के विकास की बात करता रहा हूं, जात पात धर्म मजहब से उठकर। तो कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर इसके पीछे अगर आप पूछें कि कोई ऐसी हकीकत है कि उनके साथ मिलकर मैं कोई रणनीति बना रहा हूं, या वो मुझे किसी एक ऑल्टरनेटिव अलायंस। बिहार में क्योंकि एक थर्ड फ्रंट की भी चर्चा बहुत जोरों से है, जिसपे कभी कभी आपका भी नाम आता है, तो क्योंकि आप सामने बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि इन सारी चीजों पे भी आपसे सफाई ले लीजिए। वो थर्ड फ्रंट में जब चिराग पासवान का नाम सामने आता है तो वो चिराग पासवान व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं आता है, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच की वजह से सामने आता है। और हर वो राजनीतिक दल या हर वो राजनेता जो जात पात धर्म मजहब की राजनीति से बिहार को निकालकर सही मायनों में विकसित प्रदेश की तरफ लेकर जाना चाहता है, वो जरूर गाहे बगाहे इस सोच का समर्थन करते हुए दिखते हैं। बट मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत गठबंधन हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मेरा पूरी तरीके से विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, मेरे पार्टी के हर एक व्यक्ति का विश्वास उनके ऊपर है, और लोक जनशक्ति पार्टी का यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ अटूट है। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं चिराग। तेजस्वी यादव ने एक वक्तव्य दिया था आपके बारे में, उन्होंने कहा था कि आप जवानी के आडवाणी हैं। ये बहुत बड़ा वक्तव्य है, जवानी के आडवाणी है, आपको घोषित कर दिया था। तो मेरे लिए जवानी में तारीफ क्या हो सकती है? मतलब जवानी में आप जानते हैं कि जवानी के दौर में अडवाणी जी कैसे थे, उनका जो वो एक आक्रामक तेवर था, या जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी, और किस तरीके से वो पार्टी को महज 2 सदस्यों की पार्टी से इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनाने में वो कामयाब रहे। तो अडवाणी जी के जवानी के दौर का उनका तेवर, अगर मेरे छोटे भाई मेरी तुलना कर रहे हैं तो उसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलूंगा। चलिए चिराग, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक सवाल आपसे और। अभी जो राष्ट्रीय जनता दल में जो टूट हुई है, आप जो इस तरह के जो राजनीतिक सेंधमारी होती है पॉलिटिकल पार्टियों में, क्या उसके पक्षधर हैं आप? देखिए, कोई पक्षधर हो नहीं हो, पर संविधान इस बात की इजाजत देता है, अगर किसी के पास 2/3 बहुमत है, दल बदल कानून है ये, और अगर 2/3 अगर आपके पास सदस्य हैं तो आप उनके साथ किसी भी दल में जिसमें आपका विश्वास है आप जा सकते हैं। तो ये हमेशा से ये होता रहा है, किसी को आप बांध कर अपने साथ नहीं रख सकते। चलिए और एक दो सवाल ऐसे जिसका बहुत संक्षिप्त उत्तर चाहूंगा आपसे चिराग में। क्या आप मानते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव चिराग पासवान से बड़े नेता हैं? देखिए, पैरामीटर ही मुझे नहीं पता कि इसकी तुलना बड़े छोटे की कैसे की जाए। उम्र की अगर आप बात करें तो उम्र में वो मुझसे छोटे हैं। चलिए, अंतिम सवाल चिराग आपसे कि क्या भविष्य में चिराग कभी सोचते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं कोई सोचेगा इस बात को। अगर मैं बिहार के विकास की बात करता हूं तो मैं बिहार से दूर रहकर बिहार का विकास करना संभव नहीं होगा। मुझे या पार्टी को उस पोजीशन में जरूर रहना पड़ेगा बिहार के विकास के लिए।
चलिए, बिल्कुल। तो चिराग कह रहे हैं कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री के सपने की बात करें तो उसमें उन्हें कोई परहेज नहीं है। चिराग पासवान, इस खास कार्यक्रम में में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू स्टूडियो। तो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर बातचीत के लिए। और ई एजेंडा बिहार में चिराग पासवान का जो बड़ा बयान क्या है ये हम आपको बताते चले। तो जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा, बहुत सारी चीजें कहते हुए भी बहुत कुछ उन्होंने बता दिया। मसलन बाढ़ की बात की और बाढ़ के बाद सीधे उतर आए, ये कहा कि जल जमाव की स्थिति पटना में होती है। इस बात को वो इंगित कर गए और सरकार के कानों तक इस बात को पहुंचा दी कि मेरा आपके लिए क्या सोचना है। सवालों का जवाब